तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की दृष्टि से आप लोगों के लिए आज एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देख रहे होंगे। इससे पहले भी हमने लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज करवा चुके हैं। आशा करते हैं आपने वो जरूर देखी होगी। यहाँ पर आप लोग सिर्फ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखने वाले हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रामसर साइट के बारे में जानेंगे। रामसर साइट होती क्या है, रामसर साइट में भारत के अंतर्गत कितने रामसर साइट्स हैं, सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, इन सब पर हम चर्चा कर रहे होंगे। यूनेस्को की साइट के बारे में जानेंगे। यूनेस्को की 40 साइटें हैं जिसको हम विश्व धरोहर के रूप में जानते हैं। भारत के अंतर्गत यूनेस्को ने लगभग 40 महत्वपूर्ण विश्व धरोहर घोषित की हैं, उनको हम यहाँ पर समझ रहे होंगे। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस पूरी वीडियो में आप लोगों के पास क्या 40 मिनट हैं, हमने यहाँ पर जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है यदि आप लोगों के पास 40 मिनट हैं आप लोगों के लिए, तो सीरियस स्टूडेंट की तरह आप ये पूरा वीडियो हमारे साथ जरूर देखेंगे। लगभग ये 100 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपका टाइम हम बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। बस मैं आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप नए स्टूडेंट हैं, आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां मैं रोज लगभग 8 से 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस डालता रहता हूं। बच्चे उसके आंसर अवश्य करते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर हमें उसके कमेंट भी देते हैं। हम लोग आप लोगों से बार बार बस इतना ही कहना चाहते हैं, आपको ये मेरी वीडियो यदि पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे। आपके कमेंट का हम ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पर्यावरण में संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको देखते हैं। पर्यावरण वह पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, तो आप लोग सब जानते हैं वनस्पति हो जाएगा, क्योंकि अजैविक घटक के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा, देखो ये तो जैविक घटक है, एक होता है अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आप लोगों के आ जाते हैं जल आ जाता है, मृदा आ जाता है, वायु आ जाता है, जिसमें आपकी श्वसन क्रिया नहीं होती, वह क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक वह होंगे जिसमें श्वसन की क्रिया होगी। देखो श्वसन पादप के अंतर्गत भी होता है, वायवीय तरीके से भी होता है और वायवीय तरीके से भी होता है। यदि मैं मनुष्य के अंतर्गत बात करता हूं तो उसमें भी श्वसन होता है, तो वो दोनों के दोनों आप लोगों के जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं आगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्या है। देखो सबसे पहले यदि आपको पर्यावरण के बारे में पता होगा तभी आप लोग करेंगे। पर्यावरण को आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। अगर मैं बात करता हूं पर्यावरण के अंतर्गत आप लोगों का एक आता है वातावरण। वातावरण भी आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है, उसकी कितनी लेयर हैं आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहली बार हैकेल के द्वारा लाया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, टेस्ले के द्वारा किया गया था। यदि मैं बात करता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पिछली बार यहाँ से प्रश्न बहुत बने थे। तो पारिस्थितिकी तंत्र का भौतिक घटक क्या हो जाएगा, यहाँ जैविक और जैविक की बात नहीं हुई है, भौतिक की बात हो रही है, तो प्रभावित जल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र हैकेल के द्वारा हुआ था। आगे बात करते हैं, इकोलॉजी शब्द यानी जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं पहली बार टांसले के द्वारा लाया गया। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया जाता है, तो कवक जब भी आप नाम सुनेंगे, जीव अगर मैं बात करूंगा बैक्टीरिया की, जीवाणु की, तो ये सारे के सारे आप लोगों के किसके अंतर्गत आ रहे होंगे, अपघटनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किससे बनाया गया है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। अर्थात इसका ये है कि यदि कोई भी पर्यावरण परिवर्तन के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण यदि वहाँ पर कोई भी देश, जैसे अभी 2003 की बात कर लेते हैं, तो भारत के अंतर्गत सुनामी आई थी, तो उस सुनामी से होने वाले भारत में जितने भी प्रभावित राज्य थे, यदि मैं बात करता हूँ उसके आसपास जितने भी देश थे, तो उनकी सहायता कौन करेगा, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड
फंड के द्वारा किया जाता है। इसमें हर देश से यहाँ पर लोग इसमें जमा करते हैं, हर साल जमा करते हैं, जिससे कभी कोई तूफान आता है या कुछ आता है उसके कारण यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, उनकी सहायता की जाती है। यदि मैं बात करता हूँ, अभी पीछे ईरान में बहुत भयंकर भूकंप आया था जिसके कारण लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पर लोग मारे गए थे। आप लोगों ने वो देखा होगा। तो उसमें भी सहायता यहाँ पर कौन करेंगे, ये भी सब ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंतर्गत आता है। वनों को नष्ट करने, डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे का कुप्रभाव क्या पड़ता है। आप लोग जानते हैं जैसे ही वनों को नष्ट किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मृदा अपरदन, क्योंकि वन यानी पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टियों को क्या करती हैं, बांधे रखती हैं। जैसे ही इनको हम मार देंगे या नष्ट कर देंगे तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, उस जगह पर हल्की हो जाएगी, जिस कारण से बारिश आने पर या कोई भी बाढ़ आने पर वहाँ पर मृदा अपरदन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभिद क्यों होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो झील इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है। देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का हम उदाहरण की बात करेंगे तो मानव द्वारा बनाए गए जितने भी खेत होंगे, अगर मैं बात करूँगा इसके अंतर्गत एक्वेरियम, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, जो इसके अंतर्गत एक्वेरियम के अंतर्गत मछलियों को रखा जाता है। आजकल लोग घरों में उसको सजावट के तौर पर भी रखते हैं। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होगा, प्रवाल भित्ति हो जाएगा। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है आपस में, तो अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे, इसकी परिभाषा आप मुझे अभी बताएंगे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है, तो वन रोपण द्वारा बचाया जाता है। मैंने आपको ऊपर बता दिया था। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करेगा, तो जलवायु संबंधी कारक होते हैं। यदि हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की, के पादपों प्राणियों पारस्परिक संबंधों का आधार है क्या है, पोषण संबंध हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। तो पौधों के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयंपोषी घटक क्या होते हैं, पादप होते हैं। परपोषी क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक क्या है, तो इसको डीडीटी कहा जाता है। देखो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे आप लोगों के लिए यहाँ पर जब अभी मैं आपको प्रोटोकॉल बताऊँगा तो उस प्रोटोकॉल में अभी डीडीटी भी आएगा। उस डीडीटी के अंतर्गत यहाँ पर इसको कम यूजेस में रखा गया है। ये नहीं कि इसको पूरी तरह समाप्त किया गया है, परंतु इसको क्या किया गया है, इसको यूज करने से यूज कम करने पर इसका जोर दिया जाता है, ना कि इसको पूरी तरह बंद किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, मरुस्थलीय भवन किससे होता है, तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण होता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कुत्ता किस वर्ग के अंतर्गत आता है, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत। सर्वाहारी जंतु किसके अंतर्गत आएंगे, उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत बाज आता है। अगर मैं बात करूं शेर आते हैं, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, गिद्ध भी इसी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है। अब आपको ये बताना है जो गिद्ध प्रोजेक्ट था कब लाया गया था, गिद्ध प्रोजेक्ट सबसे पहली बार कहाँ लाया गया था और कब लाया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिद्धों में जो कमी हुई है वो किसके कारण होती है, गिद्धों में जो कमी हुई है उस रसायन का नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आपको ये पता है तो आप जरूर इसको बता रहे होंगे। आगे चलते हैं, समंजर उपभोक्ता की श्रेणी में कौन
समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? तो दीमक हो जाएगा। अपघट्य जीवों का उदाहरण है, कवक है। बैक्टीरिया किस श्रेणी का है? फिर मैंने बताया अपघटक। जैव भार में कौन सम्मिलित होता है? तो समस्त जीव। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सब लोग जानते हैं, सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, क्या होता है? रूपांतरण होगा, ऊर्जा का रूपांतरण होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके द्वारा होता है? रूपांतरण से होता है। अगर हम बात करते हैं, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदल देते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में। पादप शाकाहारी, देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 10% रूल किसका है? लिंडमैन का है, याद रखना। लिंडमैन के द्वारा ये दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये 10% रूल था। हर एक अगर श्रेणी में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 10% कम हो रहा होगा। तो ये कह रहा है पादपों से शाकाहारी जीवों में पहुंचेगा तो कितना परसेंट? 10% पहुंच रहा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? एक दिशात्मक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर तक। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय रूप में होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण। अवसादीय चक्र में किसका प्रभाव होता है? खनिजों का। देखो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो, जिस कारण से आप लोगों का एग्ज़ाम देखो निकट है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। हो सकता है जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ यहाँ पर त्रुटि हो जाए, तो आप उसको मुझे कमेंट सेशन पर जरूर उसको बताएंगे। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, देखो हमने अभी 11 मिनट में 40 प्रश्नों को पूरा कर दिया है। लगभग मैंने स्टार्टिंग में 3 मिनट की कुछ बातें कही थी, अगर उनको माइनस कर लिया जाए तो 8 मिनट में यहाँ पर हम लोगों ने 40 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इस चीज़ को आप मानकर चलें, जिससे आप लोग जब इसको दोबारा देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ने में इसको आसानी होगी और आपको जल्दी जल्दी उसको रिवीजन करने का टाइम मिल पाएगा। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाती है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर प्रारंभ होते हैं? तो आपको ये पता होना कि स्थान पर होते हैं, तो प्रारंभ में होते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो खाद्य जाल बनता है। आपको पता होना चाहिए खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। देखो लास्ट के 3 दिन बचे हैं, ये सब अब बताना बेफिजूल होगा कि क्या 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 होता है। ये चीज़ें आपको पहले से अब पता होनी चाहिए। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है, आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। आरोहण की बात करेंगे तो इसे पवित्र वन को कहा जाता है। बालू मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? समोवृद्ध कहा जाता है। देखो जो पानी में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो क्षारीय जगहों में उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय जगहों में जो उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो आप लोगों के रेगिस्तान में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे प्रश्न आपको देखने को इस बार मिल सकते हैं। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए नगोया प्रोटोकॉल। अब नगोया प्रोटोकॉल आप कहेंगे अनुवांशिक संसाधनों पर जो रोक के लिए था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैव विविधता पर जो आपके सीबीडी हुई थी, आप लोग सब जानते हैं सीबीडी का जो प्रोटोकॉल आया था आप लोगों का कब आया था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर अर्थ सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत हमने 3 चीज़ों पर जोर दिया था: जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधताओं के घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना किसके अंतर्गत आएगा? ये नयोगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आएगा। यदि यहाँ पर जैव विविधता नहीं होगा तो आनुवंशिक संसाधनों का यहाँ पर निपटारा और लाभों के न्याय संगत बंटवारे के अंतर्गत भी लिखा होगा, तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नौ योगा प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप देख लेना। विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस कैसे करके बनती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो क्या कहते हैं, पृथ्वी पर CO2 की मात्रा कैसे
कैसे करके बढ़ जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें पता होंगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। यदि मैं बात करूंगा पृथ्वी के वायुमंडल की प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस में अगर बात करेंगे तो जलवाष्प आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, मीथेन आएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आएगा, पर फ्लोरोकार्बन आएगा, सीएन आएगा, एनएफ आएगा, ओजोन आएगा। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, पर फ्लोरोकार्बन हो जाएगा, सीएन याद रखना महत्वपूर्ण है, एनएफ इंपॉर्टेंट है, ओजोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो CO2 है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है? जल वाष्प होती है। आप लोग जानते हैं जल और जल वाष्प की मात्रा पृथ्वी पर ज़्यादा है, तो जल वाष्प सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होगी। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। आगे चलते हैं, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक योगदान गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन करके है। अब आपको ये पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन क्या क्या होते हैं, जिसमें हम कोयला, पेट्रोलियम, ये चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। जब हम इसको जलाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा? या तो आप लोगों की यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों की कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है, जिसके कारण यदि आपसे बात करेंगे, देखो धीरे धीरे करके कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके लिए आपने रसायन विज्ञान का, अगर मैं बात करूंगा 10th क्लास में देखा होगा कैसे करके चक्र बनता है, कार्बन चक्र, उसको आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी गैस कौन सी है? मीथेन होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रतिशत के मामले में पूछी जाएगी तो जल वाष्प होती है। सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो नाइलॉन के उपयोग से होगा। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्रभावित क्या प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां हो जाएगा। जीवों के खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जीवों के अंतर्गत कैसे होता है। घास होगा, कीट होगा, कीट को कौन खाएगा? पक्षी होगा, फिर सर्प होगा, सर्प को भी कौन खाता है? मोर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे करके आप लोगों का पूरा बन जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो एजेटोबैक्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोसेट क्या है, तो यह एक क्षुद्र ग्रह है। आपको सारे के सारे ग्रहों के बारे में भी पढ़कर जाना है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सन आप लोगों के बीच में होता है, आपके 8 ग्रह होते हैं। उन ग्रहों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बहुत बन जाते हैं। इस चीज़ को मानकर चलना। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं? यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के ऐसे बन सकते हैं कि इनके बीच में दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी पर पहुँचने में समय कितना लगता है। यदि मैं बात करूँगा बृहस्पति ग्रह में सबसे ज़्यादा जो इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके अंतर्गत हैं, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगा। मार्स के अंतर्गत कौन सी गैस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। गैसीय जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, ये सब आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर उपग्रहों के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं, तो 21.7% भाग में वन लगे हैं। कुल वन और वृक्षों का आवरण कितना है भौगोलिक क्षेत्र के उस दृष्टि से? 24.62% है। कुल वन आवरण यहाँ पर आप लोगों का 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक का कितना है? 21.71% है, जो हमने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, वृक्षों का आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र के आवरण का कितना परसेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। यदि हम विश्व स्तर पर देख रहे हैं तो ये विश्व स्तर का है, यानी विश्व स्तर पर पृथ्वी हमारे जो, अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड के अंतर्गत भारत में भौगोलिक क्षेत्र कितना है, अगर हम बात करेंगे वृक्षों का, तो 2.91 हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न आप लोगों को इसमें आ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए। इसमें अवरक्त रे होती हैं। अब अवरक्त रे क्या होती हैं ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, पहले से पढ़ी होंगी। विद्युत चुम्बकीय आपने अगर तरंगे पढ़ी होंगी तो सारी वहाँ आ जाती हैं, जिसके अंतर्गत एल्फा किरण आती हैं, गामा किरणें आती हैं, बीटा किरणें आती हैं। यदि बात करते हैं माइक्रोवेव आती हैं, माइक्रोवेव आपके रेडार के अंतर्गत होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यदि आप पहले से पढ़े होंगे, आपने लगभग 2 महीने ढंग से पढ़ा होगा, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी दिमाग में आ रही होंगी। एक पूरा अच्छा आप लोगों के सामने इमेजिनेशन बन रहा होगा कि क्या-क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। यदि आप लोगों के ने नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ें क्या-क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। यदि आपने पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन पर। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो 4 से 5 कड़ियाँ होती हैं। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनाने वाली आकृति कौन सी होगी? तो पिरामिड हो जाएगी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। अब आपको ये बताना है उल्टा पिरामिड किन किन का होता है। उल्टा पिरामिड किन किन का होता है ये भी आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मैंने अभी आपको सब बता दिए थे। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत बाघ, आपको गिद्ध, यानी जितने भी मांसाहारी हैं वो सब तृतीय के अंतर्गत आएंगे। इस चीज़ को देख लेना। अगर बात करते हैं एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा बनता है। तालाब के अंतर्गत आप लोगों का कैसा बनेगा? हमेशा जलीय की बात करेंगे तो वो उल्टा पिरामिड बनेगा, ठीक है। देखो पिरामिड भी 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने अच्छे से करवाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम नहीं करा सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लगभग इन तीनों को समझाना लगभग 20 मिनट का पूरा हमने वहाँ पर वीडियो बनाया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी जाकर देख सकते हैं, जैसे ही ये यहाँ पर वीडियो ख़त्म होगी तो आप उसको अवश्य देखना, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जय भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र का होगा? तो महासागर का होगा। यदि मैं आपसे बात करता हूँ वृक्ष, वृक्ष का कैसा होगा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वृक्ष में जो कीट होते हैं उनका कैसा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? ये महत्वपूर्ण है, तो पादप में होगी। कैसे होगी? फिर वही लिंडमैन हम लोग बात करते हैं 10% रूल से। तो यहाँ पर पादप के अंतर्गत यदि सबसे ज़्यादा है तो उसका यहाँ पर 10%, यानी आप लोगों का ये 10,000 है तो ये आप लोगों का 1,000 हो जाएगा। भेड़िया को यहाँ पर क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। जो लास्ट शेर है उसको सिर्फ 10 मिलेगा। यानी ऊपर की तरफ जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना प्रतिशत? 10% ह्रास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर में निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी? अभी बता दिया था 10%। शेर को। द्वितीय उपभोक्ता मेढक होता है। देखो ये सारी आपको एक अलग से लिख लेने चाहिए। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, प्रथम उपभोक्ता क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ पर समाप्त होती है? अपघटक में होती है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समाप्त अपघट्य नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत यहाँ पर 5 प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं? चक्र। वैसे चक्र तो आप लोगों के अपसादी चक्र होते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के कौन कौन से चक्र होंगे जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे? हमारे गैसीय चक्र होते हैं। देखो गैसीय चक्र के अंतर्गत आपके नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सॉरी नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आप लोगों के और जल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ अवसादी के अंतर्गत, तो आप लोगों के जो ज़मीन से होते हैं, जैसे जिंक हो गया। यदि मैं आपसे बात करूंगा इसी के अंतर्गत, यदि सल्फर की बात करते हैं तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये भी मैंने आप लोगों को पूरा चक्र करवाया है। आप लोगों को मेरे अगर प्लेलिस्ट में देखो, मैं पहले ही बोलूँगा, प्लेलिस्ट में मैंने वो सब चीज़ें डाली हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं। देखो हम लोगों ने कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं डाली है अपने प्लेलिस्ट में जो आप लोगों का टाइम वेस्ट करे। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, यदि आप पे
लगता है कि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है जिस पे आप रिवीजन कर सकते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण, आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने को मिलेंगी। हमने जो कम्युनिटी बॉक्स में आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज डालते हैं, उसको भी आपको डेली सॉल्व करना होता है। एक बार आप दोबारा से जाकर उनको देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी गलत हुई थी, हो सकता है वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। देखो, साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहीं से भी प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है, पर हम ये मानकर चल रहे हैं पुराने जो पेपर आए थे उन्हीं पेपरों के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर पूरा पैटर्न आप लोगों को 2 महीने में कराने की कोशिश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। पैडोलॉजी सब लोग जानते हैं, मृदाओं का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्ययन कहते हैं। अब देखो क्या करना है, जितने भी महत्वपूर्ण अध्ययन है ये आपको खुद से करने हैं। लगभग 40 महत्वपूर्ण अध्ययन हैं, उनको कर लीजिए। 40 वैज्ञानिकों के नाम कर लीजिए, मैं गारंटेड कह रहा हूँ इनमें से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। नोबेल प्राइज़ आपको जरूर कर कर जाने हैं इस बार के, 2021 के, 2022 के। हो सकता है वो आप लोगों से 2015 के बाद के सारे पूछ सकता है, तो आपको 2015 से लेके अभी तक सारे करने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक में आते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करेंगे धान की विभिन्न प्रकार की किस्में, किसका उदाहरण है? तो आनुवांशिक विविधता का। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील यहाँ पर बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा के ये सबसे निकट हो जाता है, या भूमध्य सागर के सबसे कम ध्रुवों पर होगी। राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पर बात करते हैं नेशनल पार्क, किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो संपूर्ण परितंत्र, जिसको हम इको सिस्टम कहते हैं, वो नेशनल पार्क के अंतर्गत पूरे सुरक्षित हो जाते हैं। नेशनल पार्क बनाए ही इसलिए जाते हैं, देखो आपको नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, ये सारे आपको इनके बीच में डिफरेंस आने चाहिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा जैव विविधता कहा जाता है। याद रखना, जैव विविधता 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे, अल्फा, गामा और बीटा। अभी मैं बता देता हूँ, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा जैव विविधता कहते हैं। बीटा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चांस हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहा जाता है? गामा जैव विविधता कहा जाता है। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? वैश्विक। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 75 से 80% तक। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मेगा डायवर्सिटी देश के अंतर्गत रखा जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे भी प्रश्न आपको डायरेक्ट, देखो प्रश्नों के बीच में से ऐसा एक राष्ट्रीय उद्यान वहीं देखने भी मिल सकता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो जाएगी, यदि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो जाएगी, तो ये सारे कहाँ से आते हैं? यूनेस्को की साइट से आते हैं, रामसर साइट से आते हैं, या फिर जो इवेंट आप लोगों का करंट में चल रहा है वहाँ से प्रश्न आपका एग्जामिनर उठा कर देता है, तो आपको वो पढ़ने चाहिए। ठीक है, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो भौगोलिक दशाएं हो जाएंगी। जैव विविधता की प्रचुर तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तप्त स्थल। देखो हॉट स्पॉट भारत में 4 हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। भारत का तप्त स्थल पश्चिमी घाट है, इस चीज़ को आप देखना। और भी 3 हैं, ये आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे कौन कौन से हैं। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत है। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? यूरोप के अंतर्गत। अब लास्ट 3 प्रश्न रह गए हैं, इनको आप अच्छे से देखना। पृथ्वी की
सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसको IUCN द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। देखो, रेड डाटा बुक द्वारा 9 इम्पोर्टेंट पार्ट में उनको बांटा गया है और इसके अंतर्गत जितने भी संकटग्रस्त आप लोगों के जीव हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो पशु हैं, उनके बारे में आपको देखकर जाना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किस संकटग्रस्त पशु या जीव का एक हास्य हो रहा है, ऐसे प्रश्न आपके उसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमने लगभग अपने 100 प्रश्न पर्यावरण के पूरे कंप्लीट कर दिए। अब हमारे आते हैं रामसर साइट, जो मैंने आपसे बात की थी। तो रामसर साइट आप लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रामसर साइट जो 75 हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखेंगे तो वुलर लेक है, होकेरा वेटलैंड है, क्या है, सूरीसर है, हेंगम है। फिर बात करते हैं आप लोगों का क्या है, सालबोग है, वेटलैंड है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करता हूँ लद्दाख के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर तोसोकर वेटलैंड है और तोसोमोरी वेटलैंड, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आप लोगों के कौन से हो जाएंगे, एक सेकेंड। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो आप लोगों के यहाँ पर कौन कौन से हो रहे होंगे, इस चीज़ को आप देखेंगे तो पोंग पोंग डैम लेक हो जाएगा, रेणुका वेटलैंड हो जाएगा। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा वेटलैंड है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। सबसे बड़ा वेटलैंड आप लोगों का सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रताल भी इम्पॉर्टेंट है, चंद्र लेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों का हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगा। पंजाब के अंतर्गत हरीके लेक हो जाएगा, कांजली लेक हो जाएगा, रोपड़ लेक हो जाएगा, नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। देखो, यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, अब आपसे पूछ सकते हैं 20 क्या है कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको ये पता लग गया पंजाब के अंतर्गत है। फिर उसके बाद आपसे केशवपुर के बारे में पूछ सकते हैं, रिजर्व के बारे में, ये भी पंजाब के अंतर्गत आएगा। हरियाणा के अंतर्गत आपसे बात करेंगे तो सुल्तानपुर और क्या है विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आ जाएगा। कावड़ताल आपका बिहार में है। आसन आप लोगों का एकमात्र क्या है, उत्तराखंड के अंतर्गत है। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पूरे कंप्लीट कर दिए। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लो। देखो, इनको रिवाइज, देखो इतने सारे एक साथ याद नहीं होते, इनको बार बार आप लोग मन में दोहराते रहिए, आपको याद अवश्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के, तो असम के अंतर्गत द्यूपल लेक है, मणिपुर के अंतर्गत लोकटक है, त्रिपुरा के अंतर्गत रुद्र सागर है, मिजोरम के अंतर्गत पाला वेटलैंड है। यदि वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे सुंदरवन डेल्टा, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, इसके अंतर्गत 2 हैं। उड़ीसा के अंतर्गत चिल्का लेक है आप लोगों का, क्या है, ये आप लोगों का सतकोसिया है। ठीक है, भीतरकणिका है, भीतरकणिका मैंग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पर कछुआ होता है, एडलीप कछुआ, जिसको हम लोग जानते हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। टम्पारा लेक बहुत महत्वपूर्ण है, हीराकुंड महत्वपूर्ण है, अंशुपा लेक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं आप लोगों के। यदि बात करते हैं आप लोगों का राजस्थान में, तो सांभर और केवला देव। तो सबसे पहले यहाँ पर रामसर साइट कौन सी थी, तो आप लोगों के लिए हो जाएगा केवला देव, बहुत महत्वपूर्ण है। और चिल्का, याद रखना ये सबसे पहली है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए। कब, 1981 के अंतर्गत हुई है। भारत ने इसको 1984 या 82 के अंतर्गत इसको इस जो रामसर साइट है इसको स्वीकार किया था, परंतु 1981 में इसको यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे, चिल्का लेक और केवला देव के अंतर्गत। ठीक है, अगर बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। गुजरात में आप लोगों का भादरवाना हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, नाल सरोवर हो जाएगा। ठीक है, खिजली क्या है ये, खजियाडिया वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, थोल लेक हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं आप लोगों से उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश में कितनी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आप लोगों की, तमिलनाडु के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश में 10 हैं। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है, 14 हैं। ये आपको देख कर जाना है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इस पूरे को देख लीजिए। ठीक है, देखो आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, परंतु यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं, डायरेक्ट बन जाएगा समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, प्रश्न यहीं से बनेंगे आपके, इस चीज़ को मानकर चलें, क्योंकि आपका रामसर साइट आपके
किसके अंतर्गत आता है, इकोलॉजी या फिर पर्यावरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न आप लोगों के वैसे होते ज्योग्राफी के हैं, परंतु यहाँ पर आप लोगों के ये हो जाते हैं साइंस के। तो साइंस में आप लोगों से सिर्फ वही पूछा जाएगा जो आपके यूनेस्को साइट में या रामसर साइट में है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोगों को याद बिल्कुल कुछ भी नहीं रहना है, ठीक है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो कोलेरू लेक हो जाएगा, गोवा में नंदा लेक आपको पता है, ठीक है। यदि बात करते हैं कर्नाटक की, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता होगा रंगनाथ थ्यू बर्ड सेंचुरी है, केरला के अंतर्गत अस्तमुड़ी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बेम्बनाड है, कोल, ये चीज़ को वेटलैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर 14 हैं, इस पूरे को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न हर बार बनकर आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु से आपको देखने को मिलेंगे, देखो एक तो यूपी से देखने को मिल सकते हैं, तमिलनाडु से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर कन्फ्यूजन होगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो सिकाया, ये बहुत ज़्यादा है, संख्या याद रखना, सांख्या सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूंगा भोज वेटलैंड की, सिरपुर महत्वपूर्ण है, यशवंत सागर महत्वपूर्ण है। ये पूरे आपके 75, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर भी उसको ले सकते हैं। यदि बात करते हैं यूनेस्को की 40 साइट की, तो 40 साइट के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और आप लोगों का अजंता केव्स, ये सबसे पहले थे। तो कहाँ पर है, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, एलोरा और अजंता आप लोगों का महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं इसी के अंतर्गत, राजस्थान से उठा लेते हैं सबसे पहले, तो केवलादेव, जंतर मंतर, हिल फोर्ट्स राजस्थान, यानी ये आपके क्या हैं, किले हैं राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसके अंतर्गत जयपुर एक सिटी है, अहमदाबाद एक सिटी है, इस चीज़ को देख लेना, यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। यदि उत्तराखंड के अंतर्गत बात करेंगे तो 1988 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका उत्तराखंड का पेपर हो रहा है तो उत्तराखंड का पूछा जा सकता है। 2005 में आप लोगों का वैली ऑफ फ्लावर, जिसको फूलों की घाटी कहते हैं, चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। दिल्ली के अंतर्गत आप लोग का हुमायूं टॉम्ब हो सकता है, कुतुब मीनार हो सकता है, रेड फोर्ट हो सकता है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख ले। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसका रीजन सिर्फ इतना है, आप रिवीजन ज़्यादा करें। देखो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य इतना है कि आप लोग कुछ भी चीज़ ना छोड़ कर जाएं, जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं वो यहाँ से कवर कर लें, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यदि मैं बात करूँगा, ग्रेट हिमालयन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँगा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर आप लोगों की 3 रेलवे हैं। एचपी के अंतर्गत कोलेरू है, आपको इस चीज़ को आपको देखना चाहिए, ठीक है, कोलाबा करके, ठीक है, ये चीज़ ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि नीलगिरी आप लोगों की तमिलनाडु के अंतर्गत आती है, वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग आ जाती है, ये सारी महत्वपूर्ण है, चीज़ को आप लोग देख लेना। बिहार के अंतर्गत बात करूंगा तो यहाँ पर महाबुद्धि टेम्पल आप लोग सब जानते हैं, गया के अंतर्गत है। यदि मैं आपसे बौद्ध गया के अंतर्गत है आपसे बात करूंगा, बौद्ध गया के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स बौद्ध गया है, और यहाँ पर एक आता है नालंदा महाविश्वविद्यालय, ये भी आप लोगों का इसी के अंतर्गत आएगा। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। सिक्किम के अंतर्गत ये क्या है, सिक्किम क्या है, जो आपका यहाँ पर सिक्किम में आपकी जो कंचनजंगा, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, तीसरी किसमें, पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे ऊंची पीक है कंचनजंगा की, वही कंचनजंगा की बात हो रही है जो सिक्किम के अंतर्गत है, वो आप लोगों का मिस्ड है, याद रखना मिस्ड है। इसके अंतर्गत आप लोगों के दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसमें हम प्राकृतिक को भी रखते हैं और जिसमें हम कल्चर को भी रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छे से समझे होंगे। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो सुंदरवन नेशनल पार्क आ जाएगा। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया मैंने आपको ऊपर बताई दी, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। असम के अंतर्गत मैंने बात करी ली है, काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। उड़ीसा के अंतर्गत क्या है, सन टेम्पल कोणार्क है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुजराहो के टेम्पल्स हो जाएंगे, बुद्धिस्ट मेमोरेंट्स ऑफ सांची हो जाएगा, मूवमेंट्स ऑफ सांची हो जाएगा, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। भीमबेटका में कौन कौन से जानवर हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से पक्षी हैं ये भी आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और छत्रपति शिवाजी, वेस्टर्न घाट्स और असेंबल इन मुंबई की बात करेंगे, असेंबल इन मुंबई वाली बात करेंगे, द विक्टोरियन आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई की बात करेंगे, तो ये आप लोगों का कहाँ हो जाएगा, सब महाराष्ट्र के अंतर्गत आ सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो ग्रुप ऑफ यहाँ पर